किया था सबने, ठीक है। कल अपन ने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कवर कर लिया था, काफी इंपॉर्टेंट था वो भी, ठीक है। उसके नोट्स भी मैंने भेज दिए थे और स्टैटिस्टिक्स के जेई के पीवाईक्यू भी आपको भेजे थे, ठीक है। तो वो लोग वो क्वेश्चंस पे आप एक बार ट्राई कर लेना, मतलब उसके उसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिए, तो ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा उसमें कैलकुलेशन हो रहा है। एक क्वेश्चन फिक्स स्टैट्स का आना, और वो जनरली इजी ही आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के फॉर्मूले और बेसिक छोटे बहुत एग्जांपल इलस्ट्रेशन आप देख लेना, तो वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, 4 नंबर वहां पे पक्के हो जाएंगे आपके। और पीएनसी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करना है, ज्यादा टफ क्वेश्चन आए तो छोड़ के आ जाना, क्योंकि पीएनसी बहुत वास्ट चैप्टर है, और कहीं ना कहीं उसमें टफनेस लेवल अगर टफ आएगा, बहुत ज्यादा टफ आएगा फिर, तो आपको टारगेट करना है इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आप जानते ही हो, इसके अंदर अब मेरे पास क्या क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल्स, और पूरा कोनिक सेक्शन, दैट इज पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। वेटेज की बात करें तो चार क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन मतलब लगभग 16 मार्क्स का, ठीक है। मतलब आज के जो अपन 2 घंटे या 2.5 घंटे जितने भी हमारे जाने वाले हैं, उन 2 से 2.5 घंटे में हम जेई का 16 मार्क्स कवर करने वाले हैं। अगर मान लो बात करें, बेसिकली अगर 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज हम कवर कर रहे हैं, 20%, मतलब पूरे सिलेबस का 20% लगभग आज हम कवर कर रहे हैं, 15 से 20% पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। ऑलरेडी आपको फॉर्मूले सारे आते होंगे, ऑलरेडी टॉपिक 11th में हो चुका है, अभी वापस आपको रिवाइज भी कराया गया था बीच में, ठीक है। लेकिन बस उसका एक शॉर्ट रिकैप हम कर लेंगे। आप भी अपने अपने मन में फॉर्मूले बोलते रहना, लिखते रहना, रफली लिखना है, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन नहीं उतारना। आपको क्या करना है, कल भी मैंने बताया था, कोई भी मैं फॉर्मूला पूछूं, अपने मन में सोचना उसका फॉर्मूला क्या था, या फिर कॉपी में रफली लिखने की कोशिश करना, और फिर क्रॉस चेक करना कि आपने जो सोचा था वो सही था कि गलत था। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसके आपको बस अटेम्प्ट करके देखना, मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, किस डायरेक्शन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तरीका आपको मन में सोचते जाना है, या फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर हम देखेंगे कि हाँ आपने जो तरीका सोचा था वो सही था कि नहीं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए कोशिश करना है। इसके अंदर 6 चैप्टर आएंगे, सॉरी 5 चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे आज कवर हो जाए, हम इसके ट्राई करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिलेबस है, एक बार घर पे जाके इसको ध्यान से देख लेना। सिलेबस के हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो मेंस के सिलेबस में, ठीक है। अभी एडवांस का कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेंस लेवल का करना है। तो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट एवरीवन, बोलो Yes. ओके। चलो, तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, और इससे एक क्वेश्चन हमारा जनरली बनता ही है। तीनों के बारे में ऑलरेडी हमें पता ही है, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। एक ट्राइंगल में सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, किसका इंटरसेक्शन, मीडियन का, है ना, बोलो हेलो, गुड आफ्टरनून जी। हर्षित। हाँ गुड Sorry. आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, हाँ जी जी, Like I'm just interrupt कर रही हूँ थोड़ा सा, just हाँ 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 हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। yeah, good afternoon all. Good afternoon. आफ्टरनून मैम। Good afternoon. आप लोग कैमरा नहीं ऑन करते, मेरे कैमरे के साथ क्या हुआ, I have no idea why it's not. Okay, means maybe the हाँ from Harshit side, right? या Okay, आप ठीक है. कुछ हाँ No, it's okay. So Harshit, it's a ओके, request. अभी हाँ हाँ after like any session जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट, अभी सभी स्टूडेंट्स भी सुन ही रहे हैं, सो प्लीज मीन सब क्लास ओवर होने वाला होगा, सो स्विच ऑन करके कैमरा जस्ट लाइक 1-2 फोटोज प्लीज क्लिक करना, राइट? ओके ओके ओके, बिल्कुल That's like we how why we need it, right? You are well versed in या like. ठीक है। So तो सब great. लोग बच्चे याद भी दिला देना, जैसे अपना क्लास ओवर होगा हमें बिल्कुल बिल्कुल, अभी फोटो सर क्लिक भी कर खुद लेंगे, आएंगे ठीक है? आपका मैथ्स का क्लास में, देखो मुझे भी अलाउड नहीं है, which लाइक लवली, ग्रेट, मैं भी कैमरा ऑन नहीं कर सकता, दैट्स ओके ग्रेट, ओके सो यस, बट प्लीज डू इट एंड या ये कर लेना आप, एंड दैट्स ठीक ग्रेट, ऑल ग्रेट, ऑल द बेस्ट, सभी ज्वाइन भी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, या सो यस, तो स्टूडेंट्स को है लेटर भी आपके प्रिंसिपल्स को मिल गए, सो नथिंग इज टू वरी, एंड जो भी है, एंड वी आर ऑल्सो, जिनका है प्रॉब्लम, वी आर रीचिंग आउट
to your means principle. So आपको बस पढ़ाई करना है, just concentrate on that one. Okay, thank you Arshit, thank you. थैंक यू। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था, सबसे पहले हमको इन 3 पॉइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा सेंट्रोइड। तो किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रोइड क्या होता है? हमारा तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता होना चाहिए। सेंट्रोइड को जनरली हम डिनोट करते हैं जी से। इसका एक्स कोऑर्डिनेट सब लोग सोच लो मन में कितना होता है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलो? x1 plus x2 हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बाई 3, वेरी गुड। और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये मेरे सेंट्रोइड का x और y कोऑर्डिनेट हो गया। सेंट्रोइड मतलब मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, उन तीनों मीडियन को जहां पे वो मीट करेंगे, वो पॉइंट मेरा सेंट्रोइड कहलाएगा। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। अब जो ऑर्थो सेंटर होता है वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? हाँ बताओ आप इसे। एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब तीनों अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, 3 परपेंडिकुलर का ड्रॉप कर दूं ट्राइंगल के अंदर, तीनों परपेंडिकुलर हमेशा, ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, हमेशा तीनों एल्टीट्यूड, तीनों मीडियंस हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एल्टीट्यूड जहां पे, यहाँ पे एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मान लो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ओ से। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ऑर्थो सेंटर के लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। अगर याद रख सको अच्छी बात है, मैंने डाल रखा है नोट्स पे फॉर्मूला, लेकिन आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। तरीका कैसे होगा? आपको क्या लिखना है? जैसे मान लो ये ट्राइंगल एबीसी, आपको ट्राइंगल एबीसी में हो सकता है तीनों साइड्स की इक्वेशन दे दे। क्वेश्चन में क्या दे देंगे? तीनों साइड्स की इक्वेशन, या किसी 2 साइड की इक्वेशन, या फिर कोई ना कोई डेटा दे देगा, और आपको पूछेगा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मान लो पॉइंट ए निकाल लो, पॉइंट बी निकाल लो, पॉइंट सी निकाल लो। कभी कभी हो सकता है आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ही दे दें। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देंगे तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देंगे तो आपको क्या करना है? ये जो कोई भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो। जैसे मान लो एक एल्टीट्यूड है AH, दूसरा एल्टीट्यूड मान लो आपने मान लिया BG, तो AH और BG की क्या लिख दो आप? इक्वेशन। हमेशा यही तरीका अपनाना, बहुत आसान होता है। कोई भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख दो, उन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो अपने पास पॉइंट O का क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हाँ है ना, बोलो क्लियर है? Yes, sir. और इक्वेशन कैसे लिखना है वो भी आज हम फटाफट रिकैप कर लेंगे। इक्वेशन लिखने का तरीका भी हम आज सीख लेंगे। हमको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 लाइंस है ये आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप का भी एक रिलेशन होता है, वो भी आज हम देख लेंगे। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन कभी भी आता है तो किसी भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख के उन दोनों को साथ में सॉल्व करके आप ऑर्थो सेंटर निकाल लेना। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरा सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कौन सा पॉइंट होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। वेरी गुड, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर को वेरी गुड हम बोलते हैं सेंट्रोइड। जनरली डिनोट करते हैं सी से। और इस सी को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो इन तीनों वर्टाइसेस से पास होगा, ठीक है, इन तीनों वर्टाइसेस से क्या होगा? पास। तो तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को मैं बोलता हूँ सर्कम सेंटर। ये मेरा सर्कम सेंटर हो गया। ठीक है, तो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अच्छा, अब सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे? तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत टफ होता है, जनरली याद रहता नहीं है। हमको बस एक रिलेशन याद रखना है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में एक रिलेशन होता है, कोई एक रेशियो में डिवाइड करता है। एनीवन बताओ क्या होता है वो? ये तीनों पॉइंट एक किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, या तो कोलिनियर हो सकते हैं या एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अगर एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं कोई भी जनरल ट्राइंगल के लिए? 2:1. 2:1 में होता है OGC। OGC, वेरी गुड। OGC मैंने आपको कहा था रट लेना। OGC रेशियो 2:1, बहुत बढ़िया। O मतलब आपका ऑर्थो सेंटर, G मतलब आपका सेंट्रोइड, C मतलब सर्कम सेंटर। O इज द ऑर्थो सेंटर, G इज द सेंट्रोइड एंड C इज योर सर्कम सेंटर। ठीक है, OGC। अगर ऑर्थो सेंटर पता है, सेंट्रोइड पता है, तो सर्कम सेंटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो हमारा कितना होगा? 2:1। अगेन फटाफट देख लो, यही सेम चीजें। सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 बाई 3/3। ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका कोई भी 2 एल्टीट्यूड निकाल के उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और सर्कम सेंटर निकालने के लिए OGC का 2:1 का रेशियो निकाल लेना। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? जल्दी बताओ। Yes, sir. ओके, लास्ट पॉइंट होता है इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में बस उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखना। इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? इन सेंटर किन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? एंगल बाइसेक्टर। वेरी गुड, एंगल बाइसेक्टर। तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है, उन
एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, इन तीनों एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने पे वो भी एक सिंगल, तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगे, तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगे, जिस पॉइंट को मैं बोलता हूं इनसेंटर आई। अब इनसेंटर का फॉर्मूला जनरली आसान ही होता है। जैसे मान लो ट्राइंगल की एंगल ए के अपोजिट जो साइड है वो है साइड ए, बी साइड के अपोजिट साइड बी, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है, इनके कोऑर्डिनेट भी मुझे गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है। तो इस इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट एनीवन याद है किसी को? एक्स ax1 कोऑर्डिनेट क्या? plus हाँ, bx2 plus ax1 bx3 प्लस बी x2 bx2 प्लस सी cx3 x3 अपॉन, a plus b plus c। वेरी गुड, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, x1 y1 x2 की जगह आ जाएगा y1 y2 y3। तो ये आपका हो गया इन सेंटर। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक, ये दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सब मैंने डाल रखा है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं बात करता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो तो तीनों पॉइंट होते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, ये क्या होते हैं? ये क्या एक लाइन में लाई करते थे? कौन से एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, तो उसमें एल्टीट्यूड बनाओ, मीडियन बनाओ या एंगल बाइसेक्टर बनाओ, कोई भी लाइन बनाओ, सबके सब क्या होंगे एक, तो जितने भी चारों पॉइंट है वो सबके सब एक ही जगह मीट कर जाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप बहुत आसानी इसको भी जज करना, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये वाला परपेंडिकुलर खुद, ठीक है। तो आपका ये जो ये पॉइंट होता है ये, और ये आपका ए बी सी, जैसे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ पे मीट करेगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहाँ मीट करेगा, तो ये जो पॉइंट बी है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। साइड बाय सेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से साइड बाय सेक्टर, यहाँ से साइड बाय सेक्टर, यहाँ से साइड बाय, तो ये हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? बेसिकली सर्कम सेंटर। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका सेंट्रोइड, ओजीसी 2:1 है ना? क्लियर? ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले भी मैंने दे रखे हैं, आराम से शांति से आप देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लास 10th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, याद है ना सबको? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका ऑलरेडी हमें पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत आसान होता है, ये भी क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लो रेशियो है आपका m1:m2, x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट x2, y2, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट है इंटरनल डिवीजन के लिए। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, इंटरनल केस में प्लस करेंगे, एक्सटर्नल केस में माइनस कर दे। और कभी भी अगर आपको रेशियो निकालना हो तो रेशियो क्या अज्यूम करना? k:1, एक ही अननोन रखना, है ना? क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ है ना? ठीक। बोलते रहना हाँ या ना, बोलते रहना ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी अच्छी चीज होगी उसमें भी टाइम दूंगा, जो चीजें आपको ऑलरेडी पता उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब स्लोप, स्ट्रेट लाइन में स्लोप का कॉन्सेप्ट किस तरह से डिफाइन किया गया है वो हम फटाफट देख लेते हैं। ये मान लो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन रैंडमली ड्रॉ कर देता हूं। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा वो मुझे समझना है। तो इसका स्लोप आपका कैसे हम डिफाइन करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाती है थीटा, ये मेरा इंक्लिनेशन हो गया, इसको बोलता है इंक्लिनेशन। और स्लोप को डिफाइन कर देंगे इसी का, जब मैं tan थीटा ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा स्लोप। ठीक है, जहां पे थीटा क्या है? थीटा आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइन मेरा एंगल बना रही है उसको मैं स्लोप बोलता हूं। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव बोलते हैं। अपन को पता ही है, अपन और बहुत सी बार देख रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं लेता हूं नेगेटिव। ठीक है, अच्छा। स्लोप निकालने का तो बहुत सारे तरीका, एक तो आप tan थीटा से निकाल लो, अगर आपको दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बेसिकली स्लोप क्या है? स्लोप मतलब लाइन का इंक्लिनेशन, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, आया ना? यस सर। ओके, बस ये ध्यान रखना स्लोप के केस में। ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कभी कभी कोई वर्ड ग्रेडियंट भी यूज करता है, इसका मतलब स्लोप ही होता है। ठीक है, अगर एंगल 90 से ज्यादा तो tan थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव, एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा अगर दो लाइन पैरेलल है या फिर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप कितना होगा? सर पैरेलल है तो सेम होगा।
हाँ नहीं, अगर कोई लाइन सिंपल एक्स एक्सिस के पहले उसका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। हाँ तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 0। स्लोप कितना हो जाएगा, 0। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, अब होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन निकालने के क्या क्या तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है यही वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, इसी से बाकी सारे तरीके डिराइव होते हैं, बस ये मुझे पता होना चाहिए। कोई भी लाइन की इक्वेशन, देखो लाइन की इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मेरा जनरल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्या डिनोट करती है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 अननोन है, x और y। तो अगर 2 अननोन है तो किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी तो मुझे कम से कम 2 कंडीशन चाहिएगी। 2 कंडीशन अगर पता होगी तो लाइन की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो एक लाइन, सपोज इसकी 2 कंडीशन मुझे ये गिवन है कि ये पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है और इसका स्लोप है m। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आपकी हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना। अरे बोलो, सबको रटा हुआ है ना, ये तो बहुत बार यूज किया आप लोग। ठीक है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन, और इसी को ध्यान रखना है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, बाकी सारी इसी से डिराइव हो जाएगी। m आपका स्लोप है, और आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने के तरीके या तो tan थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। यस सर। और बाकी एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बहुत स्टैंडर्ड होती है, लेकिन इसको जनरली हम यूज तब करते हैं जब किसी लाइन का स्लोप निकालना, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर इस फॉर्मेट में लाइन गिवन है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका स्लोप होता है। अच्छा, स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे मान लो अगर लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस बी बाई ए। नहीं उल्टा बोल दिया, वापिस सोचो, स्लोप क्या होगा। देखो इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दोगे, तो y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करोगे तो हाँ, y इक्वल टू माइनस ax प्लस c बाई, दोनों तरफ b से डिवाइड कर देंगे, देखो यही बनेगा। सर by को उधर ले जाएंगे, पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दोगे तो x के साथ क्या आएगा, ये y के साथ कांस्टेंट टर्म ही आएगा। तो अब बताओ इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस ए अपॉन बी। माइनस a, बस सिंपल, माइनस a अपॉन b। ठीक है, x और x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट और एक माइनस का साइन लगा देंगे, हाँ है ना। अरे बोलो, चलो, तो आपका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ a अपॉन b। ये हो गया काम यहाँ का। चलो, तो ये ध्यान रखना, जैसा अगर आप कोई इक्वेशन बोलो माइनस 3x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा, बोलो। 3/8। डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन को देख के स्लोप बता हो जाना चाहिए, है ना। यस सर। अब बताओ इसका स्लोप क्या है, 7/5। 7/5। ठीक है, चलो हो गया सर। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे ये है कि मान लो कोई लाइन है जो जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कुछ है, तो x इंटरसेप्ट है मान लो a यूनिट, y इंटरसेप्ट है मान लो b। ये आपकी लाइन है जो x पे a यूनिट पे कट कर रही है, यहाँ पे b यूनिट पे कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन याद है ना सबको, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, है ना। x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। एक होता था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई लाइन है जिसमें अगेन 2 कंडीशन क्या देंगे, इस बार 2 कंडीशन मुझे ये दी है कि ये जो लाइन है ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ओमेगा है, और मान लो ये ओमेगा वाली जो लाइन है ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रही है। ये ओमेगा वाली जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसका एंगल थीटा। इस व्हाइट लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी थी, याद है किसी को क्या होती थी इक्वेशन, एक्स cos ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p, वेयर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉरी p है, इसको p मान लेते हैं। हाँ अच्छा, ओमेगा इसको मानते थे, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। यहाँ पे इसको डिस्टेंस को क्या मानते थे, p, और ये एंगल ओमेगा मानते थे, हाँ है ना। बोल दो यस सर। अरे ये सब पता है ना, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एनीवन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। नो सर। जनरल फॉर्म आपका पता ही है आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म हम कब यूज करते हैं, ये देखो ये लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे होता है वो कॉन्सेप्ट अपन को समझना है। इसका इक्वेशन का यूज इतना नहीं होता, इसका कॉन्सेप्ट का यूज क्या होता है वो ध्यान से फटाफट समझ लो। कि मान लो आपके पास कोई पॉइंट है P,
जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, इस एक लाइन जिसका कोऑर्डिनेट है x1, जिस लाइन पे पॉइंट है x1, y1। अब ये लाइन मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल कुछ बना रही थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बना रही थीटा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1। इस लाइन पे एक पॉइंट है a जो कि इस पॉइंट से r दूरी पे है, और एक पॉइंट पीछे है जो कि r दूरी पे है। ठीक है, एक लाइन जिसपे पॉइंट है x1, y1, उससे r डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है उसी लाइन पे a। तो इस a का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे पता करना है। ठीक है, समझ गए ना? लाइन पे एक पॉइंट है x1, y1, और इसी लाइन पे r डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, आगे की तरफ एक पॉइंट है a, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा याद है? बताओ x कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1, ये डिस्टेंस है r, ये एंगल है थीटा, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a, पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो, याद नहीं है? ठीक है, फटाफट देखो। यहां तक तो पॉइंट था x1, यहां तक तो पॉइंट क्या था x1, और आगे और कितना डिस्टेंस ऐड होगा? r cos थीटा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो जाएगा? x1 प्लस r cos थीटा। याद आ गया? और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस r sin थीटा। बोलो याद आया कि नहीं? देखो यहां तक तो Yes, x1 डिस्टेंस था, यहां तक तो डिस्टेंस था x1, और इसमें r cos थीटा ऐड हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में यहां तक तो डिस्टेंस था y1, उसमें r sin थीटा ऐड हो जाएगा। टोटल y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? y1 प्लस r sin थीटा, और x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x1 प्लस r cos थीटा। है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये आपको बस ध्यान यही रखना है, इसमें ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं। आपको ये सोचना है कि अगर लाइन पे मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना है r डिस्टेंस पे, लाइन पे अगर कोई मुझे पॉइंट अज्यूम करना है r डिस्टेंस पे, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, आगे की साइड। और वही अगर पीछे की साइड अज्यूम करना हुआ तो प्लस की जगह क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। है ना? ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. ठीक है, No, sir. अब क्वेश्चन एक दो फटाफट इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार पढ़ लो आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? मन में तरीका सोचो, हो मन जाएगा में सर। तरीका सोचो कि ये क्वेश्चन अगर आया तो कैसे करेंगे। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ए बी सी। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। पूछा ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करोगे? तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल के वेरी गुड, इक्वेट कर दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेना। सबसे पहले मान लो मैं एज की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। तो क्या पॉइंट पता है लाइन एज पे? यस सर। माइनस sir. 1,7। वेरी गुड। स्लोप, एज का स्लोप निकाल सकते हैं क्या? सर बीसी का निकाल के माइनस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एज जो लाइन है वो बीसी के परपेंडिकुलर, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। -1। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होता है? -1। अब बीसी का स्लोप निकालना आसान है, क्योंकि बीसी का स्लोप निकालने के लिए आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर सकते हो। तो बीसी का स्लोप अगर आ जाएगा तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट अप करेंगे तो एज का स्लोप आ जाएगा। एज का स्लोप आ गया, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ एज आ गई। उसी तरह से आपने एक और कोई बीजी की इक्वेशन निकाल लेना, इक्वेशन ऑफ बीजी। दोनों की इक्वेशन को निकाल के साथ में सॉल्व करोगे तो आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ये जेई का क्वेश्चन है और इसे पूछेगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। एक और है ये एक और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड है, एक दो बार पूछा गया जेई में, रे वाला क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसे रे वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करना है आपको, मैं हिंट दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना है इसको। आपको कभी भी इसका डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना है और एक प्रॉपर्टी को यूज करना है। कभी भी ये जो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइन जितने एंगल पे इंसिडेंट करते हाँ वेरी गुड, जितने एंगल पे इंसिडेंट करते उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है सबको? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करना। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन इसको ट्राई जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर एक बार सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप कर सकते हो। इसको घर पे आप अटेम्प्ट करना, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को, और फिर सॉल्यूशन के साथ मैच करना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगेन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म पे। A straight line this passing through -3,4 is such that the intercept portion between the coordinate axis is bisected at P. अब देख, कभी भी ऐसा बोलता है कि इंटरसेप्ट पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P। अब पॉइंट P आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन का मतलब होता है कि मान लो ये लाइन है, ये AB, तो AB क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का इंटरसेप्ट, और इसका जो पॉइंट P है वो इसका क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3,4। इस लाइन AB की आपको क्या लिखनी है? इक्वेशन। तो ये भी जेई का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है।
क्या मुझे पॉइंट बी के अज्यूम करेंगे अपन? 0x बोलो 0, हाँ y मान लो, या फिर 0, b मान लो, है ना? और पॉइंट ए का क्या अज्यूम करेंगे? -a,0 हाँ माइनस ए, या फिर आप ए ही मान लो, ए को नेगेटिव आना को तो नेगेटिव आ जाएगा, तो a,0, है ना? ए पता है, बी पता है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए और बी निकल जाएगा, है ना? ए Yes, पता sir. चल जाएगा, बी पता चल जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा। ए पता है, बी पता है, लाइन की इक्वेशन भी हम आसानी से लिख सकते हैं, x/a + y/b = 1, साइन के साथ पुटअप करना। ए अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव पुटअप करेंगे, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल। तो दो लाइन है जिनके स्लोप मुझे अगर पता हो m1 और m2, तो उन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल। अब देखो, दो लाइन के बीच में दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है आपका बचा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारा जो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला होता है tan θ = क्या लगाते हैं मॉड के अंदर? बोल दो जल्दी से। m1 - m2 1/1 M1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दो लाइंस के बीच में अगर कभी भी एंगल निकालना हो, तो दोनों लाइंस का स्लोप अगर हमें गिवन हो, tan θ का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? mod of m1 - m2 / 1 + m1 m2। चलो, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन अभी ऑलरेडी हमने निकाला, एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छा आया था, ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है? एक और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छे इलस्ट्रेशन मैंने डाल रखे, घर पे जाके उनको सॉल्व करके देख लेना, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी ax + by + c = 0। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d, याद है ना सबको? बोलो क्या होता है, बोलो। पॉइंट x1, y1 से लाइन x1 + y1 वेरी गुड, √a² + b²। हाँ वेरी नाइस। अब दो लाइंस अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, मान लो पहली लाइन की इक्वेशन है ax + by + c1 = 0, पैरेलल है तो x और y के कोएफिशिएंट हम यहाँ पे सेम रख रहे हैं, सेम नहीं दियो तो सेम कर लेना, क्योंकि लाइंस अगर पैरेलल है तो x और y के कोएफिशिएंट रेशियो में सेम होते हैं, तो आप सेम कर सकते हो। तो x और y के कोएफिशिएंट सेम है, इनके कांस्टेंट है c1 c2, तो इन दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला भी ऑलरेडी आपको पता ही है, mod of c1 - c2 / √a² + b²। ठीक है, तो सारे बेसिक कांसेप्ट है, पता ही है। तीन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भाई कभी भी कोई बोलता है तीन लाइन कॉन्ग्रुएंट है, तीन लाइन कॉन्ग्रुएंट है मतलब वो तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास करती है। जैसे अपन ने देखा सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ये सब क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीनों के तीनों मीडियन और या फिर एल्टीट्यूड या फिर इन सेंटर सब एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं। तो तीन लाइन को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब वो तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास करेगी। और इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, उन तीनों के कोएफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको 0 से इक्वेट कर देना। इन तीनों के कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको आप से इक्वेट कर दोगे 0 से। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. ओके। अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बस एक्स्ट्रा है, वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है। क्या कि अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि दो लाइन से पास होने वाली लाइन इस तरह से आपको दिया कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, उसका स्लोप अगर ये है तो k की वैल्यू बताओ, या फिर दो लाइन से पास होने वाली लाइन इस तरह से, तो कभी भी आप फैमिली ऑफ लाइन यूज कर सकते हो। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि फैमिली ऑफ लाइन से पूछ रहा है क्वेश्चन, वो किस तरह से फॉर्मेट करेगा कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कंडीशन देके कोई भी अननोन के वे पूछ लेगा। तो मान लो आपके पास लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, जिनकी इक्वेशन मुझे पता है, ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन जो होगी उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? उस L लाइन को लिखने का तरीका हो जाएगा L1 + λ L2 = 0। क्लियर है? किसी भी दो लाइन से, गिवन दो लाइन से पास होने वाली कोई भी एक रैंडम लाइन अगर लिखनी है आपको, जनरल लाइन L1 + λ L2 = 0, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आपको लाइन मिलेगी। ठीक है, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रख लेना। यहाँ तक सबको कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन अभी बीच में भी डाल रखे हो, क्लास के एंड में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे जो आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, मेन आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्कल। सर्कल के केस में अगेन इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है मेरा सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सेंटर है मान लो आपका x1, y1, रेडियस है आपका r, तो सर्कल की इक्वेशन आपकी सिंपल हो जाएगी x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सबको पता है, क्लास 10 में भी था, है ना? Yes. ठीक है। इसके अलावा आपके पास होगा, ये हो गया सेंटर रेडियस फॉर्म। इसके अलावा आपके पास होगा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल सर्कल की इक्वेशन आपकी जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल सर्कल की इक्वेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होता था? सर -g और -f। हाँ, -g और -f। x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देना, y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज, ये सेंटर हो जाएगा। और इसके रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, बोलो रेडियस, G square plus F square minus C. हाँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी नाइस। ठीक है, एक और फॉर्मेट होता है सर्कल का, डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक मतलब अगर मान लो सर्कल के आपको डायमेट्रिक एंड पता हो, x1 y1, और दूसरा डायमेट्रिक एंड है x2 y2, तो सर्कल की इक्वेशन निकालना वैसे तो आसान होता है, आप सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो। सेंटर निकालने का तरीका मिड पॉइंट फॉर्मूला, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में याद करना हो तो वो भी आसान होती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? बोलो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये तीन ही फॉर्मेट है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अब कभी कभी इस तरह के स्पेशल केस आपको बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में आएंगे तो इनके अननोन आपको प्रॉपर्ली अज्यूम करना है। बोला एक सर्कल एक्स एक्सिस को पॉइंट a, 0 पे टच करके जा रहा है। अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट सपोज 5, 0, 3, 0 या फिर 5 यूनिट पे टच कर रहा है, तो सर्कल के बारे में आप क्या क्या अननोन समझोगे वो हमें ध्यान से समझना है। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा अगर रेडियस आर है तो? A0। हाँ, सेंटर क्या हो जाएगा? देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, सपोज ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो। ए। और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 नहीं, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट R आर होगा ना? हाँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपका सेंटर है। अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो देखो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का, जो कि आर के बराबर होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो कभी भी अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट ए पे, तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए, आर। हाँ, है ना? बोलो। Yes, सर। और वाई एक्सिस को टच कर रहा है अगर पॉइंट बी पे, रेडियस से आर, तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? RB। R, वेरी गुड, आर कोमा बी। ये ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट अननोन ज्यादा अज्यूम नहीं करना है। आर और बी के टर्म्स में ही सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको लिखना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन वगैरह सब आ जाएगी। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में बोलेगा अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट 5, 0 ऑफ रेडियस 6, तो उसका सेंटर हो जाएगा 5, 6। अ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट पॉइंट 3, 0 ऑफ रेडियस 7, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 7, 3। ऐसे ध्यान रखना। दोनों एक्सिस को अगर टच कर रहा है, अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, अब बोथ द एक्सिस हो सकता है फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जिस भी क्वाड्रेंट में हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? R, R। R। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो दोनों पॉजिटिव, थर्ड में आया तो दोनों नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? R, R। ये आपको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सर्कल है, मान लो वो कितना इंटरसेप्ट बना रहा है। अब इंटरसेप्ट या तो कभी किसी लाइन के साथ भी पूछ सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी पूछ सकते हैं। तो मान लो ये सर्कल है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट ए और बी पे कट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसको ए बी डिस्टेंस को मैं बोलूंगा एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और उसी तरह से अगर वाई एक्सिस को किसी दो पॉइंट पे कट करेगा तो वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कितना होता है? बोलो, याद हो किसी को तो? 2 root G square minus C. वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और मान लो भूल जाओ ना, तो बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना कि एक क्लास 10 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एक सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है ना? तो आप क्या करना, मान लो पूरी लेंथ को आपने L बोल दिया, तो ये बाइसेक्ट करेगी तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। इस सेंटर को इस A से ज्वाइन कर दोगे तो ये आपकी हो जाएगी रेडियस,
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी भी आप निकाल सकते हो। एक लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पता चल जाएगा। डी पता है, आर पता है, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो L/2 आ जाएगा। L/2 का डबल करेंगे तो L आ जाएगा, है ना। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। एक है रेडियन, दूसरा है सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? Yes, sir. और फॉर्मूला वाइज अगर जाना है तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता था? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस हाँ, एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर अब ये रूट के अंदर क्वांटिटी आ रही है, अब इसकी वैल्यू पे भी चीजें डिपेंड करेगी। तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी अगर आपका ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आप क्या समझोगे? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब रूट के अंदर जो सर्कल क्वांटिटी के है, अंदर से पास हो रही है लाइन। हाँ बेसिकली हाँ, सर्कल के अंदर से लाइन पास हो रही है, या फिर वो जो सर्कल है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, हाँ, है ना। कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। बोलो, अगर उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है मतलब कुछ ना कुछ एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है। अगर कुछ ना कुछ एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है मतलब वो एक्स एक्सिस को क्या कर रही है? 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना। क्लियर? Yes, sir. और जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, इसका मतलब ये जो सर्कल है क्या करेगा? सर्कल हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? लाइन ऑफ Line कटिंग तो एक नहीं, पॉइंट पे बस टच टच करेगा बस। करके जाएगा। हाँ, टच कर जाएगा, टचेस एक्स एक्सिस। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सर्कल है एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करके चल जाएगा। और यही वैल्यू अगर मान लो मेरी नेगेटिव आ जाती है तो नहीं करेगा रूट के सर, अंदर, उसके दूर हाँ, रहेगा। मतलब एक्स इंटरसेप्ट कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब ऊपर से निकल जाएगा, तो डज नॉट इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, हाँ, है ना। ठीक है, तो रूट के अंदर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ रही मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 0 आ रही मतलब एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, और नेगेटिव आ रही मतलब कहीं ना कहीं वो सर्कल ऊपर से निकल जा रहा है। तो ये आपका हो गया इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड नोटेशन जो तीनों चैप्टर में आपके काम आएंगे, सारे चैप्टर में, एस, S1 और टी। एस मतलब सिंपल आपकी कर्व की इक्वेशन, एस मतलब आपकी कर्व की इक्वेशन। ठीक है, जो कर्व की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे एस। S1 मतलब कोई भी पॉइंट अगर x1, y1 उसमें रख रहा हूं मैं, x1, y1 जो रख रहा हूं, तो S1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। अगर मान लो कर्व की इक्वेशन है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी कर्व की इक्वेशन होगी, तो इसको आप बोलोगे S1। ये पूरे को क्या बोल दोगे? S1। ये आपका हो गया S1। इसमें अगर मैं x1 कोई भी एक पॉइंट रख देता हूं, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट या फिर कोई भी एक पॉइंट रख, या सॉरी आपका हो गया S, इसमें को मैं पॉइंट रख दूंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? S1, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 एंड सो ऑन इक्वल टू 0, तो S1 हो जाएगा। और t मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, t इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये t इक्वल टू 0 बहुत सारे दूसरे फॉर्मूले में भी काम आता है, आपको ध्यान होगा कॉर्ड बाइसेक्टेड के फॉर्मूले में या फिर कॉर्ड विद मिड पॉइंट के फॉर्मूले में ये t का यूज होता है। तो t का मतलब क्या है? कभी भी किसी कर्व में अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर x1, y1 हो, तो t की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कैसे करते हैं? बोलो। x x1 से। y स्क्वायर को कैसे रिप्लेस कर दोगे? y y1 एक्स स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, x को कैसे रिप्लेस कर दोगे? x1 हाँ, x को नहीं, x प्लस में हाँ, x प्लस, याद करो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते तो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते तो पूरे कर्व की इक्वेशन में जहां जहां भी एक्स स्क्वायर उसकी जगह x1 लिख दोगे, y स्क्वायर की जगह लिख दोगे y1, और x की जगह क्या लिखते थे? x plus x1 by x1 by 2. हाँ, x प्लस x1 by 2, वेरी गुड, याद होना चाहिए। और y की जगह क्या रिप्लेस करते थे? y y plus plus y1 y1 by 2. और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ही रहेगी सर। कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर xy का टर्म अगर आ जाता है उसको कैसे रिप्लेस x1 plus y1 by 2 नहीं, x y1 प्लस y x1 by 2, आई थिंक ऐसा होता था, एक बार देख लेना। क्लियर है? ये मैंने लिखवा रखा है x y1 प्लस y x1 by 2, या फिर ऐसा कुछ होता था, हाँ, x y1 प्लस y x1 by 2। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, s मतलब समझ गए ना, s मतलब पूरे कर्व की इक्वेशन, s1 मतलब कोई भी पॉइंट उसमें रख देंगे तो वो s1 डिनोट करेगा, t मतलब उस कर्व से टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका, ये आपको ध्यान रखना। अब इससे काम वाली चीज क्या आती है? एक आपका आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है?
देखो ये जो हमने निकाली ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन भी निकल सकती है इससे, किसी भी कर्व के लिए, किसी भी कोई भी कर्व है अगर पॉइंट x1 को जीरो किसी भी कर्व के लिए, और उस कर्व में आपको t इक्वल टू जीरो कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स और वाई इन सबको आप रिप्लेस कर दो इन टर्म से, तो आपको t इक्वल टू जीरो की इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y। अब इसी से दो चीज और बनती, दो इंपॉर्टेंट कॉर्ड, एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हम किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जो कॉर्ड बनती है इसको बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो लाइन ए बी है ये मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, सर S1 की जगह 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, बोलो बोलो जल्दी से, पता होना चाहिए। नहीं याद है, सर S1 को 0 रखते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की आपकी इक्वेशन आ जाती थी t इक्वल टू जीरो, ठीक है याद रखना। और कॉर्ड बाइसेक्टेड, कॉर्ड बाइसेक्टेड मतलब अगर आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो x1, y1 तो उस केस में इस कॉर्ड बाइसेक्टेड, इस कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हमें पता हो x1, y1 उसकी इक्वेशन क्या लिखते थे, S1 is equals to T. हाँ s1 इक्वल टू t या फिर t इक्वल टू s1, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है t इक्वल टू जीरो, कॉर्ड बाइसेक्टेड की इक्वेशन है t इक्वल टू s1, दोनों याद रखना। और इस सारे कर्व के लिए एप्लीकेबल है, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, कोई भी हो, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू जीरो, कॉर्ड बाइसेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू s1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, टू लाइन whose diameter are this and this, सर्कल का एरिया पता है, सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर से रेडियस आ जाएगा, और दो लाइन है अगर वो डायमीटर है उन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर, है ना, सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन लिख दोगे, क्लियर। ओके अरे बोलो कर लोगे इसको क्वेश्चन, यस सर कर लेंगे। ठीक है। चलो ये इसका आंसर बताओ सब लोग, एक ट्राई कर लो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। डायग्राम हमेशा एक चीज बिल्कुल छाप लेना दिमाग में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कभी भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम पहले अगर बना सकते हो तो पहले डायग्राम ही बना, डायग्राम आधी चीजें आसान कर देता, बिना डायग्राम के करना ही मत कोई भी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच करता तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे, 3R। 3,r, वेरी गुड, याद है सबको, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r, हाँ है ना। यस सर। और आपको क्वेश्चन में एक वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, तो इसका क्या करें, बोलो। सर कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं, अब सर अब जो लेंथ है सर वो 3 आ जाएगी परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
एक छोटा सा डायग्राम ने क्वेश्चन आसान कर दिया कि सर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूंगा, क्वेश्चन में मुझे ये लेंथ 3 गिवन है, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता टोटल 8 है, तो इसकी आधी लेंथ कितनी हो जाएगी 4। इससे मैं अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लूं तो ये मेरी क्या हो जाएगी रेडियस, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। Yes, sir. इसका परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, हाइपोटेन्यूस है r, इस राइट एंगल ट्राइंगल से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, है ना। 5. Yes, sir. रेडियस पता है, सेंटर अप निकल ही जाएगा, कि सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हाँ है ना, ठीक है ना। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन निकाल लेना। अब सर्कल की इक्वेशन में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करना है, एक एक ऑप्शन रख रख के आप देख लेना कि कौन सा पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, चलो घर पे ट्राई कर लेना, 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिए। आगे बढ़े क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है एनीवन तो पूछ लो, बोलो No, sir. कुछ छूट तो नहीं गया सर्कल में, लगभग सब कवर कर लिया ना अपन ने, ठीक है ना। Yes, sir. एक बार सिलेबस देख लो फिर भी। स्ट्रेट लाइन सर्कल 2 टॉपिक निपटा है अभी। स्ट्रेट देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, एक तो कार्टेशियन सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, 2 लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर, तो ये तो आपको पता ही है, 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, और 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है, m1 m2 -1, है ना, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पता ही है आपको, इंटरसेप्ट निकालना हो, इंटरसेप्ट अगर निकालना भी हो, एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो इक्वेशन में y को 0 रख दोगे तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, y इंटरसेप्ट निकालना तो उसकी इक्वेशन में x को 0 रखोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। वेरियस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमने देख लिया, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, कंडीशन फॉर द कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन, है ना। 3 लाइन अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब तीनों सिंगल पॉइंट से पास करेगी तो उनका डिटरमिनेंट 0, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कमसेंटर। क्या ये सारी चीजें हमने देख ली है, बोलो। Yes, sir. सर्कल के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल देख लिया, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल देख लिया, सेंटर रेडियस फॉर्म देख लिया है, डायमेट्रिक फॉर्म देख लिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल विद द क्या बोला है, सेंटर एट द ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल विद, अच्छा सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, ये बता देता हूँ। सेक्शन ऑफ द कोनिक, इसके बाद सेक्शन ऑफ द कोनिक, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, वो देख लो, एक लाइन का एक सर्कल से इंटरसेक्शन, खैर उसको मैं लास्ट में कवर करता तीनों कोनिक के साथ के, तो ये अपना सर्कल हो गया था, यहाँ तक आ गए थे हम, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सर्कल है, अब उन्होंने तो खैर सेंटर ओरिजिन के लिए बोला था, हम कोई भी जनरल के लिए बोल देंगे, तो हमको क्या क्या पता है, अगर कोई इस लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो अभी ऑलरेडी हमने यूज किया। अगर इससे सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और मान लो अगर मान को इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, ए और बी, लाइन की इक्वेशन पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो ये ए और बी कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। Sir, लाइन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। वेरी गुड, बहुत सिंपल, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स में, उसके मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो कभी भी किसी 2 कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो उन दोनों कर्व को क्या करना है, साथ में सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं। चलो, इसके बाद है आपका कोनिक सेक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन का सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल क्या, कि जितने भी कोनिक बने हैं वो सब कैसे बने थे, बेसिकली जितने भी हम कोनिक पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, जो कोनिक के सारे 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हो, सेकंड डिग्री कर्व वाले कोनिक पढ़ रहे हो। सेकंड डिग्री कर्व वाले कोनिक सेक्शन मतलब आपने क्या किया था, ये 2 स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यूअसली रोटेट करा था, कि डबल साइडेड कोन मिला था, है ना। 2 स्ट्रेट लाइन, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये रही, एक स्ट्रेट लाइन ये रही, इसको मैं कंटिन्यूअसली रोटेट करूंगा तो मुझे एक डबल साइडेड क्या मिलेगा, इस स्ट्रेट लाइन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, एक डबल साइडेड कोन मिलेगा। उस डबल साइडेड कोन को प्लेन मतलब पेज से अलग अलग एंगल पे हम काटेंगे तो एक सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। सेक्शन मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक काट दिया तो जो सेक्शन, जो हिस्सा है वो मेरा क्या हो जाएगा, कोनिक सेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल काटोगे सर्कल मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइन काटोगे इलिप्स मिल जाएगा, थोड़ा सा और ऐसा काटोगे तो पैराबोला मिलेगा, थोड़ा सा अलग एंगल पे काटोगे तो हाइपरबोला मिल जाएगा, और एकदम सेंटर से पास कर दोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो कोनिक सेक्शन में अलग अलग वो चीजें मिलती है। अब उसको, ये तो आपका हो गया ज्योमेट्रिकली कैसे मिलता है। बाकी जनरल डेफिनेशन क्या थी, कि अगर एक 2 डायमेंशन प्लेन में एक फिक्स पॉइंट आपने मान लिया P आपका एक फिक्स पॉइंट है,
या फिर पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, ए मान लो, और एक फिक्स लाइन है एल, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, ठीक है। ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो इस प्लेन, इस पूरे प्लेन मतलब इस पेज पे कोई भी एक पॉइंट पी में कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस पेज पे, इस प्लेन में, इस ब्लैक बोर्ड पे एक मैंने पॉइंट पी कंसीडर किया। अब इस पॉइंट का इस दोनों लाइन और पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हूं। इसका डिस्टेंस मान लो यहां से मैंने निकाल लिया पी ए, और इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मैंने निकाल लिया मान लो पी एम। फिर मैंने क्या देखा, वहां पे ये ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट पी, लोकस ऑफ किसी भी जनरल पॉइंट पी का इस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से मैंने डिस्टेंस निकाला और इनका रेशियो लिया पी ए अपॉन पी एम। अब किसी भी दो डिस्टेंसेस का रेशियो लूंगा तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया एसेंट्रिसिटी। अब ये जो कांस्टेंट ई है, इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो ई की वैल्यू 0 हो, या ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या ई की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। ये सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर 0 से कंपेयर नहीं करो तो, या फिर किससे कंपेयर करा अपन ने, 1 से, कि या तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है 1, या तो ई की वैल्यू 1 हो सकती है, या ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या लेस देन 1। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा। अब जब इसको 1 लिया अपन ने, तो 1 मान के जो कर्व को प्लॉट किया, अगर ई को मैंने 1 ले लिया, तो 1 मान के जो कर्व को प्लॉट किया, उन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे कौन सा शेप मिलता था, पैराबोला। पैराबोला। ई को 1 माना, ई को 1 माना मतलब पीए और पीएम डिस्टेंस को अगर मैंने इक्वल कर दिया, और ऐसे जितने भी पॉइंट थे उन सारे पॉइंट को इस प्लेन में प्लॉट किया, और उन सबको ज्वाइन करने पे जो कर्व मिल रहा था वो मिल रहा था पैराबोला। ई को अगर मैंने लेस देन 1 ले लिया और 0 के बीच में, मतलब 0.2, 0.3, 0.4, मतलब ये जो रेशियो है, मतलब पीए डिस्टेंस को कम ले लिया, पीएम डिस्टेंस को ज्यादा ले लिया, पीएम को ज्यादा लिया, पीए को कम लिया, उस केस में मुझे कौन सा कर्व मिल रहा है, एलिप्स। और ये रेशियो अगर मैंने ग्रेटर देन 1 ले लिया, मतलब ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब पीए डिस्टेंस ज्यादा ले लिया, उस केस में मुझे क्या मिल रहा है, हाइपरबोला। हाइपरबोला। वेरी गुड। तो ये मेन आपके 3 कर्व है, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, अलग अलग वैल्यू ऑफ ई के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, तीनों में सेम क्या है, रेशियो ई। तीनों को अगर मान लो मुझे कभी भी कोई भी कोनिक पूछ रहा है, तो उसकी सबसे बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, a point in the plane such that the distance from the fixed point and the distance ratio of the distance from fixed point and the ratio of the distance from the fixed line is constant। उस कांस्टेंट को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। E1 होगा तो पैराबोला, ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला होगा, लेस देन 1 होगा तो इलिप्स होगा। और एक और मान लो 2 स्टैंडर्ड, ई अगर 0 हो जाता है तो सर्कल बोल देते हैं, ई अगर बहुत इन्फिनिट पे जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस केस में तो सेंटर से पास कर जाएगी आपके डबल साइडेड कोन में, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू पे आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद एक जनरल कोनिक की इक्वेशन, आप जब इसको डिराइव करते हो पीएस अपॉन पीएम इक्वल टू ई, पूरा इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आती है, जो इस फॉर्मेट में दिखती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको एक जनरल सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन दे देगा। अब या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। उसको पहचानने का तरीका हमने सीखा था कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालते थे सर, इनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। कोफिशिएंट का डिफरेंस। तो कोफिशिएंट कौन कौन से, सबसे पहले तो एक्स, वाई और सी। तो आपके डायगोनल में आ जाएगा ए, बी और सी, फिर एक्स, एच जी एक्स, फिर क्या याद रखोगे, एच जी एक्स। सबसे पहले आएगा इधर, आप इस सिमेट्रिकली यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे आएगा एच, फिर एच के बाद आपका आ जाएगा जी, कॉर्नर पे जी, इधर भी जी, एच जी, और लास्ट में आ जाएगा आपका एफ। तो यहाँ पे एक एफ, यहाँ पे एक, ऐसे याद रखना। ये आपका आ जाएगा डेल्टा। हाँ है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. डेल्टा अगर 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा अगर नॉन 0 है तो फिर वो बच्चे में सारे कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन वो डिपेंड करेगा एच स्क्वायर और एबी में। एच स्क्वायर की वैल्यू अगर एबी के बराबर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। एच स्क्वायर अगर लेस देन एबी है तो एलिप्स। एलिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। एच स्क्वायर ग्रेटर देन एबी है तो हाइपरबोला। बचा हुआ। अच्छा, सर्कल के केस में क्या होता था, अगर सर्कल की मैं बात करूं, सर्कल केस में
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के क्वेश्चन सेम होते थे और एच आपका क्या होता था, जीरो होता था। एक्स वाई का क्वेश्चन क्या होता था, जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। तो सर्कल केस में एक्स ये होता है, बाकी हमने सारे पढ़ लिए। क्लियर है? ठीक है, तो आपको कोनिक को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब उसमें सबसे पहले है पैराबोला। ठीक है, एक काम करो सब लोग, चारों पैराबोला की डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट, और उसका फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जल्दी से लिखो, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। चारों पैराबोला जल्दी से, चारों स्टैंडर्ड पैराबोला अपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, उसका फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये सारी चीजें लिखो जल्दी से। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, देखो आपको स्टैंडर्ड पैराबोला ही पढ़ना है। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या है, वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले वाला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, ये मेरा सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये मेरा मान लो एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो इसमें इसको ड्रॉ हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस। फोकस का कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे आता है, आपने अगर सबने ड्रॉ किया तो क्रॉस चेक कर लेना। ये होता है मेरा a,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जस्ट इधर पीछे आती है, वो उसका भी डिस्टेंस यहाँ से a होता है। ये सेंटर पॉइंट हो गया मेरा वर्टेक्स, ये हो गई मेरी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू -a। वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट, ये हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस। ये एक तो आपको ध्यान रखना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये आपका पैराबोला हो गया। इसके में हाँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती थी, 4a। बोलो 4a। और लेटस रेक्टम का मतलब क्या है, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस की क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपकी होती थी एक्सिस, ये आपकी हो गई ए बी इज द लेटस रेक्टम जिसकी लेंथ है 4a, 4 टाइम्स a। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मान लो मैं इस स्टैंडर्ड पैराबोला को शिफ्ट कर देता हूं किसी और पे, मतलब इसका वर्टेक्स मैंने शिफ्ट कर दिया, बस शिफ्ट किया, रोटेट नहीं किया, ध्यान रखना। इसका जो मेरा वर्टेक्स पॉइंट था जो पहले ओरिजिन पे था, उसको मैंने किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे कैसे, डायरेक्टली मान लो वो पॉइंट है आपका कोई भी रह लेते हैं अपन, x1, y1। ठीक है, तो उस केस में इस पैराबोला की इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह रिप्लेस कर देना x माइनस x1 को, y की जगह रिप्लेस कर देना y माइनस y1 को। तो जब भी हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं या फिर वर्टेक्स को शिफ्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वही रहेगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही चीज को ध्यान सुनना, जब भी हम पैराबोला को शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट होने से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, लेकिन डिस्टेंस चेंज होता है क्या? नहीं सर, नहीं, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। कौन सा डिस्टेंस, वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी हमेशा कितनी रहेगी, a के बराबर ही रहेगी। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी हमेशा किसके बराबर रहेगी, 2 के बराबर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आपकी 4a के बराबर ही रहेगी। क्या डिस्टेंस कभी चेंज होगा किसी चीज को शिफ्ट करने पे? बोलो। नहीं सर। नहीं, No, sir. आपके क्या होंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और फोकस कोऑर्डिनेट a,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू -a। क्लियर है सबको? ठीक है, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपका वही 0,0, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। अच्छा, अगर इस पैराबोला पे मुझे कोई भी पॉइंट p अज्यूम करना हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता था, at स्क्वायर 280। हाँ, 80 स्क्वायर 280, याद रखना सब लोग। पैराबोला पे कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपको अज्यूम करना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280। इसके अलावा बचे हुए 3 और होते हैं, एक तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो दूसरा वाला हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4x नेगेटिव साइड में। फिर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे आपका फोकस आ जाएगा यहाँ पे 0,a पे, डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगी y इक्वल टू -a पे, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो सब कुछ मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
No, 80 sir. स्क्वायर 80, हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है किसी को? बोल दो एनीवन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। एक पैराबोला आपको दिया है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, फोकस क्या होगा और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी। थोड़ा जनरल पैराबोला था, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। इस पैराबोला के लिए फोकस की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता देना। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, और जिसको नहीं आता है उसको मैं सिखा रहा हूँ, एक बार सीख लो। कभी भी ऐसी इक्वेशन आती है तो इसको स्टैंडर्ड परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वाई, या तो वाई स्क्वायर का टर्म आएगा या तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है वाई स्क्वायर का टर्म है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट -2 है। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 करना होगा और एक -1 कर दिया, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो वाई स्क्वायर की टर्म एक तरफ रखेंगे, एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो शुरू की 3 टर्म है ये मेरी कन्वर्ट हो जाएगी y-1 का होल स्क्वायर, और बची हुई टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा, -4x उधर जाके +4x हो जाएगा, या -1 + 9 प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से x का कोएफिशिएंट भी 1 बनाना है, तो ये हो जाएगा y माइनस इसका होल स्क्वायर, यहाँ से x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो 4 कॉमन, x -2। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे 4a की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 के। 4 के बराबर। वेरी गुड, तो a कितना आ जाएगा? 1। 1. हाँ, और ये जो वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 1,2 2, 1 पे। 2,1 2,1 हाँ वेरी गुड। वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? एक्स कोऑर्डिनेट 2, शिफ्ट हुआ है 2 पे, और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 1 पे। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका? 2,1। बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बस उसका वर्टेक्स क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो या तो आप एक हल्का सा रफ डायग्राम बना लो, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कहाँ पे? 2,1 पे है, तो ये 2 ये 1, यहाँ पे मेरा वर्टेक्स आएगा। y स्क्वायर इक्वल टू वाला है तो ऐसा पैराबोला दिखेगा। एक्सिस हमेशा इस पैराबोला की क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्सिस हो गई, ये मेरा हो गया वर्टेक्स। अब फोकस, फोकस कितने दूरी पे होता है? ए डिस्टेंस पे, Yes, sir. है ना। यहीं से ए डिस्टेंस में मेरा क्या होगा? फोकस। ए मतलब कितना है? 1। तो ए डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, तो 1 पे ये 0.3 पे आ जाएगा। 3,1. हाँ, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1। बहुत बढ़िया। और वहीं पीछे ए दूरी पे मेरी क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स। और 2 से पीछे एक दूरी जाएगी, मतलब कहाँ पे आ जाएगा? 1। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? X equal to 1. x इक्वल टू 1। पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस है, तो x इक्वल टू 1। और क्या पूछा था? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो कितनी आएगी? 4. 4. 4a मतलब 4 के बराबर। बहुत ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, रफ डायग्राम बनाओ, काम हो जाएगा। हाँ है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द फोकस, वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस मतलब a, और a हमेशा क्या होगा? a मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ का 1/4। हाँ है ना। Yes, बोलो। sir. ठीक है, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a। 2a मतलब लेटस रेक्टम का आधा, और वर्टेक्स जो होगा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये 3 चीज पैराबोला चाहे कहां पे भी शिफ्ट हो जाए हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो सब लोग, डायग्राम बना लो इसका। रफ डायग्राम बना लो, कॉन्सेप्ट सोच लो दिमाग में, कैसे अप्लाई करोगे बस।
लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट गिवन का आपको यहाँ पे एक चीज क्या ऑब्जर्व करनी है कि एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम मेरी कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट। और y कोऑर्डिनेट है एक तो 3 और दूसरा है आपका 5। ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का जो मिड पॉइंट होता है वो कौन होता है, फोकस। फोकस, है ना। लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करती है, तो लेटेस्ट रेक्टम का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा, आपका फोकस। ठीक है, ये एंड पॉइंट है। तो या तो मेरा पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, ऐसा, ठीक है, या फिर हो सकता है ये इधर से पास कर जाए, उल्टा वाला, ऐसा भी हो सकता है यस सर। है ना। दो तरह के पैराबोला आपके बन सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या ये फोकस निकल सकता है, यस सर, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। सर मिड मिड पॉइंट फॉर्म। पॉइंट 3 और 4 का इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 4, तो इसका फोकस कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7,4, तो फोकस तो आ गया। अच्छा, वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स निकालने के लिए ये डिस्टेंस ए चाहिएगा, क्या ए Yes, निकाल sir. सकते हैं, ए यस कैसे सर, निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, या फिर ये बोलो ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है, 4a। और ए 4a के बराबर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसकी लेंथ 4a के बराबर, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 और 5 के बीच में, 2 यूनिट का। 2 2 यूनिट। यूनिट है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना। Yes, मतलब ये sir. 1/2 यूनिट पे, फोकस से 1/2 इधर, तो फोकस से 1/2 इधर, मतलब 7 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5, यस है ना। सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 6.5, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6.5, वाई कोऑर्डिनेट आपका वही है 4। तो वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, इक्वेशन तो खैर हम लिख ही सकते हैं, वर्टेक्स पता ही है तो फोकस पता है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या वाई स्क्वायर वाली है, तो वर्टेक्स को कैसे लिख दोगे, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 6.5, है ना। y स्क्वायर Yes, इक्वल टू sir. 4x होगा, तो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है, 2x माइनस 6.5। ठीक है, ये वाला रेड वाले की, और ब्लू वाले लिखना है तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। क्लियर है सबको, ये बोलो, एनीवन कोई डाउट। नो सर। सर चलो ये क्लास क्वेश्चन ट्राई कर लो पैराबोला पे, फिर हम इलिप्स हाइपरबोला पे आ जाएंगे। सब लोग ट्राई करना, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, अच्छे से ट्राई कर लो एक बार। हाँ बोलो बोलो। सर ये 4 इज इक्वल टू 2 कैसे लिखा था? 4a इक्वल टू 2, हाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमको लेटेस्ट रेक्टम गिवन थी, है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम मुझे गिवन थी, और इस लेटेस्ट रेक्टम ये थे ना, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट गिवन थे, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होती है, 4a होती है, और ये 5 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है। क्लियर हुआ, हेलो, हाँ है ना। यस सर। यस अब हमको 5 और वो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट गिवन थे, उन दोनों के बीच की दूरी 2 यूनिट थी, और आपको पता है ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4 है, तो 4a इक्वल टू 2 कर दिया। अब इसका भी डायग्राम ड्रॉ करके फटाफट एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, दिमाग लगाना।
चलो, इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है आपको। अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं, कभी भी अगर एक्सिस मेरी, अब देखो ये जहां से मेरी फोकस और वर्टेक्स जिस लाइन से मेरी पास करती है वो मेरी क्या होती है, एक्सिस होती है। तो ये मेरी एक्सिस है जहां से फोकस और वर्टेक्स पास हो रहा है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाए। तो मुझे बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक, जब कभी भी कुछ भी नहीं पता हो तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, PS अपॉन PM इक्वल टू क्या होता है, 1 1 है ना। PS अपॉन PM इक्वल टू 1। PS मतलब क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट है P, S मतलब आपको मान लो फोकस, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट एक पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ जाएगा। जब कभी भी कुछ नहीं दे, सबसे बेसिक डेफिनेशन यही फॉलो करना है आपको, जब भी इंक्लाइन दे और स्टैंडर्ड इक्वेशन ना दे। तो यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। अब फोकस तो पता है मेरे को, अगर कैसे भी करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई तो क्या मेरा काम हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास करेगी, V के लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। सर राइट साइड से। राइट से ही होगी, हाँ है ना, वेरी गुड। यहां से मेरी डायरेक्ट्रिक्स पास करेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, ये मेरी होगी डायरेक्ट्रिक्स। क्या इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को भी नाम दे देता हूं मैं, V है, F है, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने M। अभी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालें। सर एक तो इसका स्लोप मतलब वहां से निकल जाएगा, परपेंडिकुलर है तो। हाँ ये लाइन की, ये एक्सिस की इक्वेशन पता है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस एक्सिस का स्लोप मेरा है M, तो M1 M2 -1 कर देंगे तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यस है ना। सर। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो आ गया। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, परपेंडिकुलर। और दूसरी चीज अभी मैंने बताई थी कि वर्टेक्स जो होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। यस सर। तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ जाएगा बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। F पता है, V पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या M आ जाएगा। M पता है, स्लोप पता है, इस लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे स्लोप, तो क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। सब लोगों को Yes, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, जनरल पॉइंट H, K मान लेना या फिर X, Y मान लेना। PS अपॉन PM इक्वल टू 1 करोगे, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी अगर मान लो स्टैंडर्ड ना दिया तो बेसिक क्या है, PS अपॉन PM इक्वल टू 1। कोई डाउट यहां तक किसी को, बोलो। नो। ठीक है, तो आपका ये था स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में, जितना मेंस के लायक काम का था। अब एक दो चीजें और भी है, वो अपन वापस से लास्ट में तीनों के लिए साथ में कवर करेंगे। नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स की एक तो दो डेफिनेशन होती है। एक बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो इस तरह से मूव करता है ताकि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या आता है, कांस्टेंट आता है। या आप घर पे मतलब खुद से बना भी सकते हैं, रस्सी ले ली, रस्सी को खींच के आपने ऐसा ड्रॉ कर दोगे, इनको फिक्स कर दोगे तो एक आपको इलिप्स मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोलता है कि जो जो यहाँ पे इलिप्स पे जो भी पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है PF1 प्लस PF2, ये हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये बहुत ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती थी, याद है। 2a। हाँ 2a के बराबर। आपका जो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती थी, वहां पे जो a मतलब क्या होता था, वर्टेक्स पॉइंट A है ना, याद आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो इलिप्स है, इलिप्स पे जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट डिस्टेंस 2a के बराबर होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, अब इलिप्स की इक्वेशन, अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हमको पढ़ना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और उसके सारे पॉइंट हमको ध्यान रखना है। चलो एक बार आप सब लोग एक तो इसका डायग्राम बना दो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में, सब लोग बनाओ जल्दी से रफली। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एसेंट्रिसिटी A और B में रिलेशन क्या होगा, E² का, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सारे चीज डायग्राम में बना दो जल्दी से। स्टैंडर्ड इलिप्स और उसका एक और वाला, दोनों तरह के जो दो स्टैंडर्ड इलिप्स है, दोनों के लिए फटाफट सारी चीजें बना दो। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एसेंट्रिसिटी का रिलेशन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और डायग्राम, दोनों स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से सब लोग बनाओ और सारे कोऑर्डिनेट्स कॉपी में प्लॉट करो। सर फोर्थ वाला क्या लिखा है। फोर्थ
ई स्क्वायर का एक रिलेशन होता था, ई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म्स में। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ, एक सेकंड और देख लेते हैं, छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस यस सर। सर। ओके, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। फटाफट मैं एक पहला स्टैंडर्ड इलिप्स बना रहा हूं जिसमें हॉरिजॉन, मेजर एक्सिस मेरी हॉरिजॉन्टल है, ये मेरी हो गई मेजर एक्सिस जिसमें लेंथ ज्यादा होता है, ये मेरी मेजर एक्सिस और ये मेरी हो जाएगी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का ये जो डिस्टेंस होगा, टोटल लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितनी होती है? 2a। 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी आपकी 2b। 2b। और इसके जो एंड पॉइंट, हाँ वेरी गुड, वर्टेक्स के एंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -a,0, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-b। वेरी नाइस। ओके, अब इसमें हम हमारे पास दो फोकस होती है, एक फोकस होती है यहाँ पे f1 पे, दूसरा फोकस होता है f2 पे। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? +-ae, 0। हाँ, ae,0, एक पॉजिटिव, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा आपका नेगेटिव -ae,0 पे। ये दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = a/e। x = a/e, वहां पे a × e होता है, यहाँ पे a/e होता है, और यहाँ पे होता है x = -a/e। वेरी गुड। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? 2b²/a। हाँ, 2b²/a। ये हो गया आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हो गया ई में रिलेशन। हाँ, अब अच्छा, ई का रिलेशन क्या होता है? ई स्क्वायर इक्वल टू 1 - b²/a। b²/a²। वेरी गुड। अच्छा, इस पैराबोला की इक्वेशन तो लिखना ही भूल गए हम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होती है x² / a² + y² / b² = 1। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस होगी कब? जब a बड़ा होगा कि b बड़ा होगा? a बड़ा होगा। ए बड़ा होगा। बड़ा होगा। वेरी गुड। x² के नीचे जो टर्म है वो की उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाएगी। y² के नीचे वो जो टर्म है उसकी वैल्यू अगर कम है तो माइनर एक्सिस b एक्सिस वो हो जाएगी y एक्सिस। तो x² / a² + y² / b² = 1। ध्यान यहाँ पे रखना, e² = 1 - b²/a²। स्मॉलर वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू। जो छोटी वैल्यू है उसको ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो एसेंट्रिसिटी ए आ जाएगी। एसेंट्रिसिटी पता है, फोकस की कोऑर्डिनेट ae,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a/e, और वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट a,0 -a,0, और ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ द इलिप्स 0,0 पे। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। यस सर। बस यही होता था, बस और तो क्या है। ठीक है, एक ये वाला इलिप्स होता था, दूसरा इलिप्स होता था हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ पे कौन ग्रेटर होता था? b इज ग्रेटर देन a, है ना? अब यस इस सर। बार सारी चीजें यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा b,0, ये हो जाएगा -b,0। इस बार फोकस क्या आएगा? 0,be। e। बीई। हाँ, जो पहले ए था अब सब बी में चेंज हो जाएगा। दूसरा फोकस हो जाएगा 0, -b। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी आ जाएगी क्या? बोलो। y = +-b/e। हाँ, y = b/e, एक बार प्लस में और दूसरी माइनस में। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a²/b। हाँ, पिछले फॉर्मूले में 2b²/a था, अब a और b को जगह इंटरचेंज हो जाएगा तो 2a²/b² हो जाएगा। e² का फॉर्मूला अगेन a² और b² इंटरचेंज हो जाएंगे तो इस बार आ जाएगा a² / b²। छोटी वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू, ऐसे याद रखना, स्मॉलर वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू। क्लियर सबको? ठीक है। Yes, sir. और वर्टेक्स हो गया, सब कुछ हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एसेंट्रिसिटी हो गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हो गई। ठीक है। हाँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता दो। अगर इस पे कोई भी पॉइंट अगर P मुझे अज्यूम करना है तो कोई भी पॉइंट P अज्यूम करने का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर सकता हूँ मैं? पॉइंट P a cos थीटा b sin। हाँ, x² / a² है, y² / b² है, तो x कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम करोगे? a टाइम्स cos थीटा, और y को मान लोगे b टाइम्स sin थीटा। क्लियर है? यह हो गया x कोऑर्डिनेट, आपका y को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
पैराबोला में हम क्या बोलते थे, 80 स्क्वायर कोमा 280, वहां पे पैरामीटर टी होता था, यहाँ पे मेरा पैरामीटर कौन है, थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और ए, 2a, वेरी गुड। और दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a/a, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख भी दी आप लोगों के लिए, ठीक है, घर पे जाके और देख लेना। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल भी लिया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, फोकस की इक्वेशन पता है, एसेंट्रिसिटी पता है, इलिप्स की इक्वेशन अब आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये ट्राई कर लो एक बार, ये भी बेसिक है। अच्छा, पीए प्लस पीबी, किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, अभी बताया था मैंने, 2a 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 के बराबर। तो आप बस a निकाल लेना और 2a कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना घर पे। Yes, sir. द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ एन इलिप्स एंड द, हाँ चलो ये कर लो जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन ये। कर लिया, सर बस 1 मिनट दे दो। ठीक है। दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2a, यस सर। और sir. दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में 2a/e, ये हमको दिया है 12। पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अच्छा मैं ए और बी, ये वाला मान लो, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड इलिप्स मान लो, तो उस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, 2, बोलो, 2b square b by स्क्वायर बाय, हाँ 2b² मतलब मुझे बी और ए चाहिए। अब कैसे करें, इन दोनों को क्या करें, solve कर लेंगे सर। हाँ देखो, ई और 1/e दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यस सर। है ना, मल्टीप्लाई करोगे जैसे, तो 2ae को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2a/e से, तो हो जाएगा 6 × 12, यहाँ पे देखो ई कट जाएगा, 2 × 2 = 4, है ना, 4 यहाँ से यस कट सर। जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, है ना। यस सर। अब a पता है, यहाँ से a निकल जाएगा, a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो e आ जाएगा, यस सर। या फिर e² निकाल लेना, e² पता है तो e² = 1 - b²/a², तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। क्लियर है, यस यस सर। सर। b² आप पता है, a² पता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। तो देखो ये जेई की क्वेश्चन है, फंडामेंटल पे अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन हमको छोड़ के नहीं आने, प्रोवाइडेड फॉर्मूले रटे होने चाहिए, इसलिए इनका रिवीजन कराना जरूरी था। फॉर्मूले रटे होंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, चलो ये वाला ट्राई कर लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन, फिर हाइपरबोला क्या करते हैं। इसके बाद हाइपरबोला फटाफट कवर कर लेंगे।
हेलो, हाँ कर लिया सॉल्व। यस सर। हाँ, फोकस के देखो, फोकस अपन को वाई एक्सिस पे गिवन है क्या, यस 0,2 सर। है ना, तो एक 0,2 पे है, दूसरा 0,-2 पे है। अच्छा, दोनों फोकस के बीच की दूरी क्या होती है अगर वाई एक्सिस पे है तो? 2BE, 2BE। वेरी गुड, 2BE। और ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है ना, ये यस डिस्टेंस सर। कितना है, 4 यूनिट। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इस केस में माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? 2A की वैल्यू 4 होगी। हाँ, 2A के बराबर, जो कि 4 के बराबर आएगा। तो ये चीजें हमें गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, बस ये गिवन है, ठीक है। यस तो यहाँ से सर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब बी और ई में एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है, और एक रिलेशन मुझे पता होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा इस केस में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर की वैल्यू 1 A माइनस स्क्वायर बाय B स्क्वायर। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे पता ही है, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 4, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 है 8। ना। बी स्क्वायर पता चल गया, ए स्क्वायर पता ही है, इलिप्स की इक्वेशन आराम से आ सकती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ रहा था सबका। यस सर। ओके, अब सारे पॉइंट रख रख के देख लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं इस बार तो हमारा काम बन जाएगा, हाँ है ना, बोलो। और इस बार तो आपका सिलेबस भी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, टेंजेंट वेंजेंट सारी चीजें हटा दी, तो कहीं ना कहीं मेरे को जहां तक चांसेस लग रहे हैं आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पे ही आएगा। आ रही बात सबको समझ में? यस। यस सर। ठीक है, चलो एक फोटो ले लेते हैं, पता नहीं फिर क्लास अपनी हमेशा इतने साल अपन ने पूरा साल भर पढ़ लिया, लेकिन एक फोटो क्लिक नहीं किया, भेजना भी एक फोटो, तो सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लो, जिसको कंगा अंगा करके मुंह साफ करके आना तो आ जाओ, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे और एक फोटो ले लेंगे, क्लियर है? चलो, जो बनियान वनियान में पहना बैठा तो टी शर्ट पहन के आ जाओ, सर ठंड हो रही है। हाँ सर। ठीक है। नहीं कोई अगर जोश होश में बैठा, ठीक है, तो 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 3:35 पे वापस रेज्यूम करेंगे, और हाइपरबोला को अच्छे से कवर करके वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, अभी और चीजें बाकी है, इलिप्स पैराबोला की जो सारी चीजें हैं वो कॉमन करके मैं साथ में पढ़ा दूंगा तीनों को। तो बस आधे घंटे का और लेक्चर हमारा 30-40 मिनट का, मिस मत करना, वो आधे घंटे का लेक्चर करके पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। सर अब कब स्टार्ट होगी? बस 2 मिनट बाद, और एक फोटो ले लेंगे फिर। इसके बाद हाइपरबोला कवर करना अच्छे से, इंपॉर्टेंट हाइपरबोला। और फिर इन तीनों के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड बाइसेक्टेड और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जो बहुत काम आती है, वो लास्ट में एक साथ कवर करेंगे, तीनों सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की तीनों प्रॉपर्टीज।
अच्छा ऑन करो सब लोग जल्दी से, फटाफट लेके एक क्लिक कर लेते हैं, पता नहीं फिर तुम सब कब मिलोगे। ऑन कर लो यार, फटाफट एक ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। आवाज आ रही है सबको? ठीक है आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। जिसको सही लगता है वो ऑन कर लो। हाँ ठीक है, एक फोटो ले लेते हैं ताकि ध्यान रहेगा। तुम बोलोगे कि मैं बता तो दूंगा कि हाँ मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ओके। सबने कर रहा है, विवेक, प्रणव, मुस्कान, अवतार, समृद्धि। ऐसे मेरे को कर लेना चाहिए था। होता क्या है ना, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मेरे को भूल ही जाता हूँ भाई ये कौन है। हाँ कैमरा ऑन रहता तो एटलीस्ट शक्ल याद रहे। पता चला कभी दिल्ली या हिमाचल प्रदेश में आए, रास्ते में टकरा गए तो तुम तो पहचान लो, हो सकता है मैं ना पहचान पाऊँ। बाकी लोग भी जल्दी ऑन कर लो, शर्माओ मत। ठीक है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करूंगा मैं। ठीक है, जल्दी से ऑन करो, एक फोटो ले लेते हैं, फिर हाइपरबोला पढ़ना है। अरे इसमें मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, मेरा कैमरा ऑफ है क्या? अच्छा मेरा ही कैमरा ऑफ था। अरे बाकी लोग जल्दी करो, किसी ने दो दो आईडी से ज्वाइन कर रखा है। वरुण, शुभम, वंश, सरिता, ईशान, विशाल, काव्यांजलि, तुलसी, प्रियांशी, आयुष, मुस्कान, तनिष्का। अभी तक गंगा करने ही कहे क्या? पता चला मेकअप करने चले। ठीक, कैसे लेना भाई स्क्रीनशॉट इसका? विवेक, विवेक कैमरा सही कर। ठीक है, हरिओम, कैमरा ऑन करो जल्दी से। अरे बाकी लोग जल्दी करो, बायोडेटा नहीं छपवाना तुम्हारा, मेरे को जल्दी ऑन करो। किसका बाकी रह गया? वो जो हाँ केशव, कैमरा ऑन करो तुम। रह गया। हाँ तुम इतना बोल बोल करते हो, बातें करते हो, डाउट्स पूछते हो। लो जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, लास्ट चांस है, जिसको ऑन करना ऑन करो, फिर बंद करके मन हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, प्रियांशी ने कर लिया है, ठीक है। ओके, चलो ऑन तो करे सब लोग, एक बार स्माइल कर दो, फोटो नहीं तो अच्छे नहीं जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 क्लिक। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू एवरीवन। अच्छा और कोई रहे तो नहीं क्या? अब जो रह गया ठीक है, बाद में करेंगे क्लास लास्ट में। अब फटाफट आ जाते हैं पढ़ाई पे अपनी। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ओके ओके, ठीक है। एक क्लास क्लास में ले लेंगे, जो लोग रह गए मेकअप कर लेना, तब तक आधा घंटे का टाइम है। ठीक है, चलो ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं हाइपरबोला पे। ठीक है भाई, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा इसका बना लो फटाफट अपनी अपनी कॉपी में। इसका डायग्राम, स्टैंडर्ड इक्वेशन, दोनों तरह की हाइपरबोला, उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाओ। फोकस की इक्वेशन, फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फटाफट क्विक एवरीवन। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट भी बनाना, वो भी बहुत काम आते हैं। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट, एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, और दोनों पैराबोला, हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों बनाना।
केशव ने तो बड़ा फोटो लगा रखा चश्मे वाला। ठीक है, चलो बना लिया सबने? यस सर। ओके। हाँ तो ये मेरा होता है हाइपरबोला, इस तरह से दिखता है कुछ। एक तो ये होता है हाइपरबोला, इसकी मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते थे? ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसके ये वाली जो होती थी वो इसको बोलते थे Conjugate. वेरी गुड, कॉन्जुगेट एक्सिस। वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट होते थे मेरे -a,0 और इधर होता था +a,0। अच्छा, हाइपरबोला की इक्वेशन अगर पहचाननी है तो इसकी इक्वेशन होती थी x² / a² - y² / b² = 1। अच्छा, यहाँ पे कौन ग्रेटर होगा, a की b? सर कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, इसमें हाँ, दिक्कत यहाँ पे नहीं। a और b को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रेटर हो सकता है। बस ये फर्क पड़ता है अगर जो पॉजिटिव है, जैसे x वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी x एक्सिस होगी, और y वाला कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब ये वर्टिकल एक्सिस मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस होगी। यहाँ पे a और b में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रेटर कोई भी लेस हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 और -a,0। ये आपको ध्यान रखना है। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a,0, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -a,0। ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर आपका ओरिजिन हो जाएगा। अगेन फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलो? +-ae, 0। हाँ, यहाँ पे भी सेम रहता है, जो इलिप्स में होता है सेम यहाँ पे होता है, ae,0 -ae,0। ये आपका हो गया क्या बोलते हैं इसको, फोकस। हाँ, ये फोकस F1, ये होता है फोकस F2। डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं आ जाएगी, इस साइड। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जहां पे पहले पिछली बार थी वो यहाँ पे भी x = a/e और x = -a/e, सेम चीज है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, सब कुछ हो चुका है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। अच्छा, दूसरी चीज एसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है इस बार, e² = 1 + b² by b²/a²। वेरी गुड, सेम फॉर्मूला है, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। क्योंकि इसी फॉर्मूले में देखो पहले प्लस था, जहां जहां भी प्लस था उसकी जगह -b² आ जाएगा। जितने भी इलिप्स वाले फॉर्मूले थे वहां पे जहां जहां भी b² था उसकी जगह क्या आ जाएगा, -b²। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ है तो लेंथ क्या रहती, कांस्टेंट। यहाँ पे भी सेम 2b²/a, सेम लेंथ रहेगी। हाँ, है ना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर हो गई। ठीक है, और क्या होता है, बस यही होता है। अच्छा, यहाँ पे भी यही पॉइंट होता है कि कोई पॉइंट का किसी भी दोनों फोकस से जो डिफरेंस होता है pf1 - pf2, अच्छा डिफरेंस ले रहे थे यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट भी किसके बराबर आता है, 2a के बराबर। ये ध्यान रखना। ठीक है, 2a के बराबर ही आता है। pf1 - pf2 हाइपरबोला पे इलिप्स के केस में किसी भी इलिप्स के किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे दोनों फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो 2a के बराबर आता है। क्या सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। चलो, ये हो गया आपका हाइपरबोला, और इसी का कॉन्जुगेट, ये सब पता ही है आपको। इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऊपर की साइड में होता है। ठीक है, उसमें बस y²/, अच्छा उसको कैसे पहचानोगे, y²/a² - x²/b² के टर्म्स में पहचान लेना, या फिर अगर आपको जैसा याद होता है, जैसे अगर आपको इस तरह से याद है, जैसे मान लो ये है इस तरह से, इस इक्वेशन अगर आपने इसी फॉर्मेट में लिखी x²/a² - y²/b² = 1, सॉरी यहाँ पे ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो सारे चीजें सेम रहेगी, बस a की जगह क्या आ जाएगा, b। a की जगह क्या आ जाएगा, b। क्लियर है? यस सर। ठीक है। The equation of the hyperbola's directrix is this, focus is eccentricity, आप कर लेना। ठीक है, इक्वेशन निकाल के कंपेयर कर लेना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला बता दिया मैंने, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, मुझे ये बताओ आप एक स्पेशल, अच्छा यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है हाइपरबोला में? a secant थीटा और b tan थीटा। हाँ, वहां पे होता था a cos थीटा b sin थीटा, यहाँ पे होता है a sec थीटा b tan थीटा। ध्यान रखना, यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये लिख देता हूं मैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इलिप्स के केस, हाइपरबोला के केस में x की वैल्यू आप रखोगे a sec थीटा। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है sec² थीटा - tan² थीटा कितना होता है, 1। a sec थीटा और y कोऑर्डिनेट b tan थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, एक और स्पेशल हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर या फिर इक्विलेटरल हाइपरबोला, इसको एक और नाम देते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसकी क्या खासियत होती है कि जैसे अपना जो नॉर्मल हाइपरबोला होता है x² / a² - y² / b² = 1,
तो रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला की खासियत ये होती है जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब वो क्या होता है सेम, अगर वो सेम हो जाए तो इसकी इक्वेशन आपकी दिखेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा हाइपरबोला को मैं क्या बोलता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इक्विलेटरल हाइपरबोला। अच्छा, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है, एक मिनट, इसी को लिखने का एक तरीका क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, ऐसे कुछ होता था, याद आ रहा है? यस बोलो। सर। इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है, इस केस में एक्स वाई इक्वल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इक्विलेटरल हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर अज्यूम करने हैं तो एक्स को मैं बोलूंगा सी अपॉन टी और वाई को मैं बोलूंगा सी इंटू टी। ठीक है, अब इसमें रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई करेगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी बाई टी इंटू सी इंटू टी। ठीक है, इसका अगर डायग्राम बनाना तो इसकी ये हो जाएगी आपकी एजेम्प्टोट, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो आपकी एजेम्प्टोट हो जाती है। एजेम्प्टोट मतलब ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे, उसको अपन बोलते हैं एजेम्प्टोट। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी वही आपकी एजेम्प्टोट हो जाती है, और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर सेम एज वाई पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस का भी डायग्राम ऐसा ही होता है। ठीक है, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे ये सब चीजें की ध्यान रखनी। अच्छा, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, √2। हाँ, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम हो जाएंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को सेम रख दोगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो ध्यान रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी आपकी कितनी होती है, √2 होती है। क्या ये सारी बातें समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वाले केस में अगर मैं बताऊं बात कि जैसे इस वाले में केस में क्या होता है, इसका डायग्राम अगर मैं नॉर्मली बनाऊं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर सेम आ जाए तो इसकी जब मैं एजेम्प्टोट बनूंगा, एजेम्प्टोट मतलब ऐसी टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके टच करे, तो एजेम्प्टोट इस केस में मेरी क्या होती है, y इक्वल टू एक्स और दूसरी लाइन हो जाती है y इक्वल टू माइनस एक्स। इसी को रोटेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, जहां पे एजेम्प्टोट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मीट कर जाएगी, उस केस में इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2 होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब सारे जनरल पॉइंट जो सबके लिए थे कि कभी भी एक लाइन और एक कर्व आपको दे, अब ये सब जनरल बता रहा हूं मैं। अब कर्व चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का कोनिक हो, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला या फिर कोई भी जनरल कोनिक दे दें, एक कर्व और एक लाइन में अगर मुझे रिलेशन डेवलप करना है तो आप क्या करना, उन दोनों लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लेना। लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लोगे तो आपको पास एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अगर वो लाइन कर्व को दो जगह कट कर रही है तो उसका डी क्या कर दोगे, ग्रेटर देन 0। अगर वो लाइन कर्व को दो जगह कट कर रही है तो डी ग्रेटर देन 0। अगर वो लाइन टेंजेंट है तो उसका डी लेस देन 0 कर दोगे, और वो लाइन अगर कर्व को कट करके नहीं जा रही तो डी लेस देन 0 कर दोगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस किसी सर। को नहीं समझ में आया तो बता दो एनीवन, बाकी लोग। कभी भी ये तो जनरल है इसलिए मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, कभी भी एक लाइन और कर्व के बीच में इक्वेशन आपको बोले या फिर रिलेशन आपको बोले तो आपको यही करना है। एक लाइन और कर्व में रिलेशन क्या हो जाएगा कि उन दोनों को साथ में सॉल्व करके उसका डी ग्रेटर देन 0, तो दो जगह, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट आते हैं, मतलब डी ग्रेटर देन 0 मतलब लाइन कट करके जाएगी दो जगह, इक्वल टू 0 मतलब टच करके जाएगी, लेस देन 0 मतलब टच करके नहीं जाएगी। ये हो गया लाइन और कोनिक सेक्शन में रिलेशन। अब एक पॉइंट और कर्व में रिलेशन है, एक कर्व है मान लो s इक्वल टू 0 कर्व की इक्वेशन, और कोई पॉइंट है p x1, y1। अब ये पॉइंट p इस कर्व पे लाई करेगा, इस कर्व के बाहर लाई करेगा, इस बात ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हम क्या निकालते थे बोलो, ये पॉइंट p इस कर्व के ऊपर लाई करे, कर्व के अंदर लाई करे, मतलब तीनों अपना जो कर्व है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा, s1 निकालना पड़ेगा, यस सर। है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोनिक, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोनिक। फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सर्कल हो, पैराबोला हो और इलिप्स हो, इन तीनों ही केस में एक पॉइंट सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर, पैराबोला के ऊपर बाहर अंदर या फिर इलिप्स के ऊपर बाहर अंदर कहां पे लाई करेगा, ये बात करेगा S1 पे। S1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, कर्व की इक्वेशन में पॉइंट x1, y1 रखोगे तो S1 आ जाएगा। ठीक है, S1 अगर पॉजिटिव हुआ तो बताओ कहां पे लाई करेगा, ग्रेटर देन 0 तो बोलो, आउटसाइड, इनसाइड, क्या ऑन द इलिप्स, आउटसाइड, आउटसाइड द कर्व। S1 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो
ऑन द On the कर्व। अब वो चाहे कर्व सर्कल हो, पैराबोला हो या इलिप्स हो, S1 अगर 0 है तो ऑन द कर्व, और ये अगर लेस देन 0 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो इनसाइड द कर्व। ये रहे इनसाइड द कर्व। ये इन तीनों केस में। हाइपरबोला का केस थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ लेंगे। हाइपरबोला केस में उल्टा होता है, ठीक है। हाइपरबोला का डायग्राम आपको किस तरह से, इस तरह का होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, S1 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो तो चलो ठीक है, वो तो ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला। लेकिन S1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पहले क्या होता था, आउटसाइड होता था, इस बार क्या हो जाएगा, इनसाइड, उल्टा हो जाएगा। और S1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है तो इस बार क्या हो जाएगा, वो पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स हो जाएगा। बोलो, इसमें किसी को डाउट हो एनीवन तो प्लीज पूछ लो, कोई समझ में नहीं आया कोई चीज इस पॉइंट को? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका, ये काम हो गया। अगेन फोकल कॉर्ड वाली मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब क्या होता था, फोकल डिस्टेंस से फोकल डिस्टेंस किसको बोलते थे? ध्यान रखना, किसी भी कर्व पे फोकस, किसी भी कर्व पे कोई भी पॉइंट से उसका फोकस से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। और वो जनरली निकालने का आसान तरीका क्या होता था, पी एफ पी, जैसे आपको देखो मैं बोल देता हूँ, कोई भी कर्व मान लो, इलिप्स देख लेते हैं या फिर पैराबोला देख लो, फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। ये आपकी फोकस है, तो फोकल डिस्टेंस मतलब इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट अगर होगा, उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ फोकल डिस्टेंस। उसको मैं बोलता हूँ क्या, फोकल डिस्टेंस। अगर अब मुझे ये निकालना हुआ, अब इस कर्व की इक्वेशन तो मुझे पता ही होगी, y² = 4x, मतलब a पता है, a की वैल्यू मुझे पता ही है, ठीक है। तो अब ये फोकल डिस्टेंस अगर निकालना तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक कंसेप्ट ये अप्लाई लूंगा कि मुझे पता है पैराबोला के केस में किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो जो फोकल डिस्टेंस है पी है, इसकी वैल्यू पीएम की क्या होगी, बराबर होगी, है ना? yes sir. ठीक है। और ये पॉइंट पी, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट पी हम अज्यूम क्या करते हैं, 80² 280, 80² 280, मतलब इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है, 80², मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कितनी हो गई, 80²। और मुझे पता है कि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी ए होती है, a है ना? तो ये टोटल डिस्टेंस पी से लेके एम तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80² + a, यस है ना? सर। 80² + a, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस। या तो आप पॉइंट पी का एफ से डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, दूसरा क्या निकाल लो, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने निकालेगा, दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहां से डिस्टेंस मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, इस पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 80², और ये डिस्टेंस मतलब वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना है, a, तो 80² + a, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, पैराबोला के केस में फोकल डिस्टेंस। फोकल कॉर्ड मतलब कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड रिलेशन होता था, अगर फोकल कॉर्ड है पैराबोला के केस में, ध्यान से सुनना, ये मान लो आपका फोकस है और फोकल कॉर्ड के दोनों जो एंड पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है बी, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है मान लो T1, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है T2, और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसके बीच में एक रिलेशन होता था, क्या होता था, t1 * t2 = -1। हाँ, याद रखना सब लोग कि ये अगर मान लो फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड है, अगर एक एंड पड़ता है आपको T1 तो दूसरा आप एंड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों में रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाला, कि T1 * T2 का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो अगर T1 की वैल्यू पता है तो T2 आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना यही था कि नहीं था, है ना? कोई डाउट यहां तक, बोल दो। no नो sir. सर। ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गया आपका फोकल कॉर्ड हो गया, ठीक है। 80² 280 आपको मैंने बता दिया। टेंजेंट्स तो आपको सर्कल है ही नहीं, ठीक है, वो निकल जाएगा। इसके अलावा पोजीशन ऑफ पॉइंट बता दिया है, फोकल की डिस्टेंस बता दी। फोकल कॉर्ड बाकी केस में भी ऐसे निकाल लेना, ई के टर्म्स में निकाल लेना, डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स उसको ई से मल्टीप्लाई कर देना तो फोकल का डिस्टेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन कभी भी निकालने तो x² को x1, y² को y1, वो सारी चीजें आप निकाल लेना। बाकी आपका ये रिजल्ट ऑफ द पैराबोला यहाँ पे सारे लिख रखे मैंने, स्टैंडर्ड रिजल्ट। बाकी के भी मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके लिख दूंगा, घर पे एक बार इसको देख लेना। कुछ जितने जो याद रख सके वो याद रखना, जो याद रख नहीं सकते मत याद रखना। अच्छा, ये लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड आपको मैंने बताया था पिछली बार, 4a × cosec² अल्फा। ये तो फोकल कॉर्ड होती है, ये अगर ये अल्फा एंगल बना रही तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 4a × cosec² अल्फा, ठीक है। ये हो गया अपना। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल रखे थे, वो आप घर पे ट्राई कर लेना।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनीवन बोलो। नो सर। तो देखो बच्चों, ये अपना काम था कि एक तो अपन को फॉर्मूले सारे पढ़ने थे, अपन ने सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लिए। कुछ इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो अभी मैं आपको जब नोट्स भेजूंगा उन नोट्स में ही ऐड कर दूंगा उन सारी प्रॉपर्टीज को, पहली चीज। एंड सेकंड चीज, इसी के नोट्स में आपको मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल दे दूंगा, मतलब क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, अभी अपने आपके पास अगर शॉर्ट नोट बने हो तो बहुत अच्छी बात है, सारे फॉर्मूला की बने ही होनी चाहिए। अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बना रखे तो पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट बना लेना, या फिर इसी चीज को एक बार याद कर लेना, उसके बाद उन सॉल्व एग्जांपल को अपने एंड पे एक बार ट्राई कर लेना, ताकि आपका ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, ये चैप्टर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज कवर करता है, तो कम से कम 16 से 20 मार्क का ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना, सारे फॉर्मूला बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। कुछ सॉल्व एग्जांपल मैं आपको आज के लिए दे दूंगा और कुछ प्रॉपर्टीज अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो उनको आप अच्छे से देख लेना। क्या बात सबको क्लियर है? Yes, बोलो। sir. सर और कोई हेल्प चाहिए इस Yes. चैप्टर में आपको? ठीक है, चलो तो अभी मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनो, कल है अपनी, आज 17 तारीख होगी, कल 18 तारीख है, कल हम कैलकुलस कवर करेंगे, और कैलकुलस के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए। तो हो सकता है कल वाली क्लास अपनी लेंदी जाएगी, तो कल अपना कैलकुलस का सारा रिवीजन हम करेंगे, जिसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि लिमिट्स हमने ऑलरेडी अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था, तो आपको याद होगा। हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ, फिर अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, मतलब पहले टारगेट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस को कवर करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस को कवर करेंगे। सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे उतना हम कवर करेंगे। टाइमिंग सेम रहेगा, 2 बजे से लेके 2 से 5। क्लियर है? तो कल 3 घंटे की क्लास होगी अपनी, जिसमें हम पूरा कैलकुलस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यस सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और कोई किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? बाय सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, गुड नाइट सर।